हम लोगों ने विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध कंप्लीट कर लिया था और हम लोग जो है वित्तीय संबंध देख रहे हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें इसमें हो चुका है। हम सीधे चलते हैं वित्तीय संबंध पे। ठीक है, तो अगर हम वित्तीय संबंध की बात करें तो ये सामान्य सा परिचय आप लोग का हो गया था, कराधान हो गया था, नियंत्रण हो गया था, वितरण हो गया था, ये सारी चीजें जो है हमने देख लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक था गैर कर राजस्व का वितरण, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू का वितरण कैसे होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। यहाँ तक कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए। गैर कर राजस्व का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, यहाँ तक डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी जीएसटी भी संभवतः आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, पूरा जीएसटी के मैकेनिज्म को समझेंगे। क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये केंद्र राज्य संबंध का 7वां क्लास है। अगर आप में से कोई बच्चा पहला क्लास कर रहा है तो पीछे की क्लासेस को रिकॉर्डिंग्स जरूर देख लीजिएगा, आपको अनअकैडमी के यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और वहां से आप क्लासेस को कवर कर सकते हैं। जल्दी से अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो कुछ पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर है ना? चल तो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चल तो समझते हैं इसका एक सामान्य सा परिचय। कुछ भी कहिए यार, सुबह में उठने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है, बट सुबह की क्लास ज्यादा मजेदार होती है। आप लोग मानते हैं इस बात को? ठीक है, सुबह में उठने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन मजेदार सुबह की ही क्लास होती है। सर जिसमें स्टेट एंड सेंटर एक साथ टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो कैसे होता है? पिछले क्लास में पढ़ाया था दीपिका जी, आप क्लास को दोबारा से देखिएगा। देखिए, ठीक है, सामान्य से परिचय समझते हैं। तो कर राजस्व की तरह, यानी टैक्स रेवेन्यू की तरह, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि केंद्र राज्य के बीच में संघ सूची और राज्य सूची को लेके टैक्स रेवेन्यू को कैसे बांटा जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। तो कर राजस्व की तरह ही गैर कर, यानी कि जो टैक्स नहीं है, नॉन रेवेन्यू टैक्स है, यानी टैक्स के अलावा, ठीक है, तो गैर कर राजस्व का वितरण भी जो है 7वीं अनुसूची के आधार पर होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो क्लियर लिख लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कर राजस्व की तरह ही, राजस्व की तरह ही, ठीक है, कर राजस्व की तरह ही गैर कर राजस्व का वितरण भी, ठीक है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के आधार पे होता है। ठीक है, जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कर राजस्व का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे होता है, ठीक वैसे ही गैर कर यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि आय का स्रोत है लेकिन टैक्स के रूप में नहीं, ठीक है, तो उसका भी वितरण जो है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसी सूची के आधार पर जो है होता है। अब गैर कर राजस्व कैसा हो सकता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो सकता है? जैसे कि आप देखेंगे कई प्रकार के शुल्क लगते हैं, फीस लगते हैं, कई प्रकार के लाभ पे, क्रय विक्रय जमीनों का करते हैं, वहां पे लाभ पे जुर्माना लगता है, कई प्रकार के बिल जारी होते हैं जैसे कि सरकारी प्रतिभूति बिल के रूप में, बॉन्ड के रूप में, तो वहां पे जो है क्या लगता है, कुछ शुल्क लगते हैं। तो इनकी प्राप्तियों से जिनका संबंध किसी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रम या निगम, यानी सरकार की जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, भारत सरकार की जो भी कंपनियां हैं, निगम है, उसकी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं इत्यादि से जो लाभ होता है, जो पैसे होते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकारें संघ सूची और राज्य सूची, ठीक है, में जो विषय हैं अपनी सेवाएं देती हैं और उनके बदले की हैसियत से वो फीस आदि वसूलती है। यानी जो संघ सूची के, राज्य सूची में, संघ सूची में और मतलब कि 7वीं सूची में जो वर्गीकरण दिया गया है उसके आधार पर जो विषय हैं, उस विषय के हिसाब से ये क्या करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार अपना सेवा देता है, राज्य सरकार अपनी सेवाएं देती है और उन सेवाओं से उनको लाभ भी होता है। ठीक है, तो केंद्र की गैर कर राजस्व आय की अगर प्रमुख स्रोत की बात करें, यानी केंद्र सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में, यानी कर के अलावा जो आय के प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से? तो पहला जो डाक आप देखते होंगे, डाक तार, यानी जब आप पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं तो आपको कुछ पैसे लगते हैं अपने चिट्ठी को भेजने से, और उससे क्या होता है, डाक जो है कुछ लाभ कमाता है। तो ये क्या है, भारत सरकार की एक विनियामक है, तो उससे उसको क्या हुआ, भारत सरकार को लाभ हुआ, यानी केंद्र सरकार को लाभ हुआ। जैसे संचार और प्रसारण है, जो टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट किया जाता है, तो उससे भी सरकार को लाभ होता है। जो बैंकिंग सेवाएं हैं आप देखेंगे, जो भी सार्वजनिक बैंकें हैं, वहां से जो लाभ का एक हिस्सा जो है भारत सरकार को प्राप्त होता है। रेलवे हुआ, रेलवे से भी भारत सरकार को लाभ प्राप्त होता है। सिक्का हुआ, मुद्रा हुआ, ये सब केंद्र के क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है,
तो इनके इनसे क्या होता है, इनको कुछ आय होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये ऐसा रेवेन्यू है जो कि टैक्स के रूप में जनरेट नहीं होता, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये तो हो गया केंद्र सरकार का, डाक तार, संचार प्रसारण, बैंकिंग, रेलवे, सिक्का, मुद्रा, ये सब केंद्र के क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि इनसे आय प्राप्त होता है केंद्र सरकार को। जबकि राज्यों की कर राजस्व आय की अगर हम बात करें, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, तो आप देखेंगे कि सिंचाई से, वन से, मत्स्य पालन से राज्य की सार्वजनिक उपक्रम यानी जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी, ठीक है, और इससे जो है इनकी आय जो है देखने को मिलता है राज्य सरकार। तो अब देखना यही है कि राज्य सरकार भी कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू कर रहा है, केंद्र सरकार भी नॉन टैक्स रेवेन्यू कर रहा है, तो क्या इनके बीच में कैसे इनके पैसों का बंटवारा होगा, सिंपल सी बात है, कर राजस्व का वितरण यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का वितरण कैसे होगा, यही आपको टॉपिक सीखना है, ठीक है। बताइएगा। तो अब हम वन बाई वन देखेंगे, ठीक है। ये था सामान्य सा परिचय कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का वितरण कैसे होगा, अभी हम समझेंगे, लेकिन क्या क्या होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, केंद्र के, राज्य के, इन सभी चीजों को आपने समझा, क्लियर है। तो अब हम एक एक चीज को उठाते हैं जिनका बंटवारा किया जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू का केंद्र और राज्यों के मध्य में, उसे देखते हैं। तो सबसे पहला जिसे बांटा जाता है और वो है अनुदान। अनुदान को लेके क्या है प्रावधान, जिसे बोलते हैं ग्रांट्स। समझिएगा, एकदम सिंपल ही है, छोटा सा टॉपिक है। तो संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य कर और गैर कर राजस्व के वितरण के अलावा कुछ अनुदानों के भी प्रावधान किए गए हैं, और इनकी व्यवस्था मुख्य रूप से अनुदान की जो है आपको दिखाई देगा आर्टिकल 275, 275 और आर्टिकल 282, यानी कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य कर और गैर राजस्व के वितरण के अलावा कुछ अनुदानों के भी प्रावधान किए गए, और इनकी व्यवस्था मुख्य रूप से आपको कहां दिखाई देगी, आर्टिकल 275 में और आर्टिकल 282 में। और एक है आर्टिकल 273। तो आर्टिकल 273 में भी कुछ ऐसा ही उपबंध है, लेकिन वो संविधान के पहले 10 वर्षों यानी 1960 के लिए ही लागू था। ये जो आर्टिकल 273 है ना, वो 1960 तक ही लागू था, यानी 1950 से लेकर 1960 तक ही ये आर्टिकल 273 वाला नियम लागू था, ठीक है। तो ये 3 प्रावधान जो है अनुदान से संबंधित है, जिसमें से 273 वाला प्रावधान जो था वो संविधान के पहले 10 वर्ष यानी 1960 तक ही लागू किया गया था। अब इन तीनों को वन बाय वन जो है समझते हैं कि क्या है अनुदान को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य में, ठीक है। तो इन अनुदान को, जो अनुदान होता है ग्रांट्स को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी अनुदान 3 प्रकार के होते हैं, आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। एक को लिख लीजिएगा विधिक अनुदान, विधिक अनुदान जिसे बोलते हैं स्टेचुअरी ग्रांट्स, लिख लीजिए, लिखना है तो स्टेचुअरी ग्रांट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका, दूसरे नंबर पे है आपका कौन सा, विवेकाधीन अनुदान, तो इसको यहां ऐसे लिख लीजिएगा विवेकाधीन, ठीक है, विवेकाधीन अनुदान, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट, और एक तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा आप लोग अन्य अनुदान, ठीक है। ये 3 प्रकार के जो है अनुदान आपको दिखाई देंगे। अब इसी से संबंधित हम इन सभी आर्टिकल्स को ऐड करके पढ़ेंगे, और ये तीनों अनुदान को पढ़ेंगे तो ये तीनों आर्टिकल्स भी आपके कवर हो जाए। तो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विधिक अनुदान, और इसको जब विधिक अनुदान को देखेंगे तो ये सारे आर्टिकल्स भी आपके वन बाई वन कवर होते चले जाए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विधिक अनुदान को, समझिएगा क्या है विधिक अनुदान। देखिए, जो ये विधिक अनुदान है ना, स्टेचुअरी जो ग्रांट्स है, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में। और ये कहता क्या है, तो केंद्र के द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाते हैं ये विधिक अनुदान। तो ये विधिक अनुदान जो है संसद तय करती है, और ये विधिक अनुदान कुछ ऐसा सहायता होता है या अनुदान की जरूरत किन राज्यों को है, और उन्हें कितनी राशि दिए जाने का मतलब उचित होगा, ये अलग अलग राज्यों के लिए ये राशि भिन्न हो सकती है। यानी कि ये राज्य केंद्र देती है, किसको देती है, राज्यों को देती है।
कौन तय करता है? संसद तय करता है। किस राज्य के लिए कितना राशि उचित होगा, ये सब संसद तय करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग राज्यों के लिए ये राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जो राशि संसद, ठीक है, ये विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित करती है, तो ये कौन से राज्यों को कितना राशि देना, ये संसद निर्धारित करती है। तो प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पे, ठीक है, जो भारित व्यय है, ठीक है, भारित माने संचित निधि पे भारित जो होता है वो विधिक अनुदान के तहत, माने विधिक अनुदान का जो राशि निकलता है वो भारत के संसदीय निधि पे भारित होता है। यानी कि उस पे संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। तो विधिक अनुदान का क्या मतलब है कि विधिक अनुदान का जो पैसा निकाला जाता है, यानी पैसा जो दिया जाता है राज्यों को, वो एक्चुअली भारत के संसदीय निधि पे भारित होता है। और भारित होता है इसका मतलब क्या है कि संसद में इसमें चर्चा हो सकता है, मतदान नहीं हो सकता। तो ये अनुदान जो होते हैं शर्त रहित होते हैं, यानी राज्यों की स्वायत्तता पे हमला नहीं करते, यानी किसी प्रकार की उनकी स्वतंत्रता को जो है भंग नहीं करते। तो अगर इसी में देखेंगे आर्टिकल 275 के एक क्लॉज में ही ये भी बताया गया है कि अनुसूचित जाति के कल्याण के संबंध में विधिक अनुदानों की एक विशेष व्यवस्था दी गई है। इसके अनुसार देखेंगे कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति या अनुमति से किसी ऐसे विकास स्कीमें बनाती है जिनका उद्देश्य है कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में अभिवृद्धि हो, तो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों तक उन्नत हो सके, तो केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं को खर्चे को पूरा करने के लिए कैपिटल जो है, यानी कि पूंजीगत जो है राशि या संचित निधि से प्रदान करेगी। तो लगभग यही प्रावधान अगले सब क्लॉज में भी है कि असम के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किए गए इसी आर्टिकल 275 के क्लॉज में ही, ठीक है। तो विधिक अनुदानों के निर्धारण की शक्ति जो है संसद के पास है। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 275 क्लॉज 2 अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक संसद इस अनुच्छेद के तहत कोई उपबंध नहीं करती है तब तक ये शक्तियां राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार उपयोग होंगी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर वित्त आयोग का गठन हो चुका है तो राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग वित्त आयोग की सिफारिशों के विचार करने के बाद ही करेगा। तो ये पूरी कहानी है विधिक अनुदान की। समझ में? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस वो 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, इसके प्रावधान से संबंधित इसके प्रावधान कहाँ पे किया गया है। दूसरा, कि विधिक अनुदान जो है संसदीय निधि पे भारित व्यय होता है कि संसदीय निधि से किया गया व्यय होता है, तो ये भारित व्यय होता है। ये विधिक अनुदान के तहत जो है राज्यों को कितनी राशि देनी है ये कौन डिसाइड करता है, तो संसद डिसाइड करता है। और तीसरी बात कि विधिक अनुदान जो है राज्यों को जो दिया जाता है वो सबको एक समान दिया जाता है कि अलग अलग दिया जाता है। और चौथी बात कि ये किसके माध्यम से उपयोग होता है, ये अभी राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार उपयोग होता है जब तक संसद कोई विधि नहीं बना देती है कि इसको कैसे उपयोग करना है, ठीक है। तो वित्त आयोग का अगर गठन हो चुका है तो राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही जो है विधिक अनुदान जो है जारी करता है। ये पूरी कहानी है विधिक अनुदान की। बताइएगा। कुछ ऐसा जो आपके दिमाग के ऊपर चला गया। अच्छा, अनुदान समझते हैं। अनुदान का मतलब होता है सहायता, ठीक है, सहायता। और ये सहायता कई प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को भी जो है अनुदान दिया जाता है, लेकिन विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं उनको 90% जो है, ठीक है, वो अनुदान होता है। अनुदान मतलब कि ऋण के रूप में नहीं दिया जाता है कि लो भैया खाओ पियो मस्त रहो, ये अनुदान की श्रेणी में आता है। और एक होता है ऋण। तो जो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं जिसके लिए बिहार मांग कर रहा है, उनको 10% ऋण के रूप में दिया जाता है, जो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं, क्योंकि उनको 10% ही वापस करना पड़ता है और इंटरेस्ट देना पड़ता है। जबकि अनुदान वाला राशि 90% होता है, यानी 90% इनको बस खाओ पियो मस्त रहो, वापस नहीं करना, ठीक है। जबकि जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है, जैसे कि बिहार है, यूपी है, तो ऐसे राज्यों में क्या होता है कि 90% ऋण के रूप में केंद्र सरकार देती है कि लो भैया तुम अनुदान तो ले लो लेकिन इसे तुम्हें वापस करना है। और 10% जो है ये, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा गया, 10% जो है ये अनुदान के रूप में मिलता है इनको और 90% ऋण के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, आप लोग को थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा है जटिल ये, बट कोई ना, जटिल है तो क्या होगा, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, बस आज ही का टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक होता है विवेकाधीन अनुदान, और इस अनुदान की चर्चा की गई है आर्टिकल 282 में, ठीक है, 282 में। तो ऐसे अनुदान देने की शक्ति केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी, ये विवेकाधीन अनुदान राज्य भी दे सकते हैं। तो ये अनुदान जो है विवेकाधीन है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें इन्हें देने का फैसला अपने विवेक से कर सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि अनुदान लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। तो केंद्र और राज्य सरकारें विवेकाधीन अनुदान उन विषयों पर भी दे सकती हैं जिन पर विधि बनाने या प्रशासन करने की शक्ति उनके पास नहीं है। एग्जाम्पल से समझिएगा,
जैसे केंद्र सरकार किसी राज्य की स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को ऐसे अनुदान दे सकती है, राज्य सरकार भी किसी केंद्रीय संस्था को ऐसा अनुदान दे सकती है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ राज्य सरकारें अन्य राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के अनुदान देती है, जैसे कि भूकंप आ गया किसी राज्य में, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, किसी आपदा के समय एक राज्य दूसरे राज्य को भी अनुदान देती है। केंद्र सरकार तो देता ही देता है, राज्य भी किसी अन्य राज्य को अनुदान देते हैं, तो इसे कहते हैं विवेकाधीन अनुदान, जिसकी जिक्र की गई है आर्टिकल 282। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोचक बात यह है कि हमारी राज्य व्यवस्था में, ठीक है, सबसे रोचक बात है कि हमारी राज्य व्यवस्था में व्यवहारिक स्तर पर विवेकाधीन अनुदानों का महत्व विधिक अनुदानों से ज्यादा। ठीक है, ये एक रोचक बात है कि नहीं, कि विधिक अनुदान से ज्यादा जो है विवेकाधीन अनुदान का जो है महत्व है, क्योंकि केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का एक बड़ा हिस्सा जो है विवेकाधीन अनुदानों का ही होता है। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि जो भी योजनागत लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले अनुदान इसी वर्ग में आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मनरेगा, पोलियो उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले अनुदान, ये सब किसमें, विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे इंपोर्टेंट कैसे है। और आर्टिकल 282 के तहत जो है केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के 70% से अधिक योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार दिए जाते हैं। यानी विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत जो भी धनराशि दी जाती है वो योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार दिया जाता है। तो यही कारण है कि संवैधानिक संस्था ना होने के बावजूद भी योजना, अब नीति आयोग हो गया है, पहले योजना आयोग था, तो नीति आयोग जो है व्यवहारिक स्तर पर हमारी राज्य व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो ये है विवेकाधीन अनुदान, कुछ खास नहीं था बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मैं वेट कर करके चलता हूं, आराम से चल रहा हूं कि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। क्लियर है बाबू, आगे बढ़े। अब देखते हैं एक छोटा सा प्रावधान है, अन्य प्रावधान, जो कि आर्टिकल 273 वाला है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ये संविधान लागू होने के 10 वर्षों तक ही लागू था, यानी इसकी चर्चा 273 में की गई है, और ये एक विशेष व्यवस्था थी जो कि सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। ठीक है, और संविधान लागू होने के 10 वर्षों के बाद यानी कि 1960 में ये व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। तो ये था क्या, थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 273 में मूल प्रावधान यही था कि असम, लिख लीजिएगा, असम ऐसे पूछेगा नहीं, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य, बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, को जूट और जूट उत्पादों पे मिलने वाले निर्यात शुल्क का कोई भी हिस्सा देने के स्थान पे सहायता अनुदान की कोई निश्चित राशि दी जाएगी। इन राज्यों को, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जूट का उत्पादन होता था। ठीक है, तो जूट और जूट उत्पादों पे मिलने वाले निर्यात शुल्क का यानी कोई हिस्सा देने के स्थान पे इनको अनुदान की निश्चित राशि दी जाएगी। बात समझ में? तो उस राशि को भारत की संसदीय निधि पे भारित व्यय के रूप में रखा जाएगा, ऐसा प्रावधान था आर्टिकल 273 में। तो अनुदानों के चर्चा के संबंध में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान में अनुदानों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये स्कीम 1993 में आरंभ की गई थी, और इसके तहत प्रत्येक संसद सदस्य जो है प्रतिवर्ष किसी लोक परियोजन के लिए निर्धारित सीमा के भीतर यानी कि 5 करोड़ प्रतिवर्ष राशि जो है खर्च करने की सिफारिश कर सकता है, और उसे ये सिफारिश संबंधित जिले के प्रमुख को भेजनी होती है। ठीक है, और लोकसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा के सदस्य अपने राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भारत के किसी भी जिले में इस राशि को खर्च करने की सिफारिश भेज सकते थे। तो ये कुछ इसके प्रावधान थे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करती है माना, और ये आर्टिकल 275 और 282 से सुसंगत है, इसको सिद्धांत को जो है चोट नहीं पहुंचाती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लगाया था, माने बात को एक्सेप्ट किया था, और ये प्रावधान चला था 1960 ईस्वी तक, इसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता 1993 में कौन सा आया गया था, स्थानीय संसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम का उल्लंघन, मतलब कि उसको लेके आया गया था, जो कि बाद में जो है समाप्त कर दिया गया 1993 में। ठीक है, और ये 1960 ईस्वी तक चला था। तो मतलब ये कुछ विशेष नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, अभी तक एक भी क्वेश्चंस नहीं आया। ठीक है, तो मतलब बस ये ऐसे ही है, जान लीजिए कुछ। बाकी यहाँ से क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा, बस जानकारी के लिए बता दिया, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, विवेकाधीन अनुदान से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, विवेकाधीन अनुदान से क्वेश्चन आया है, विधिक अनुदान से क्वेश्चन आया है, अन्य अनुदान से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ये मतलब समझ ही रहे हैं एक छोटा सा गौण मुद्दा है।
क्लियर है? तो अब आपका एक छोटा सा ही एक टॉपिक और रह गया, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, और वो टॉपिक है जिसका नाम है वस्तु और सेवा कर। एक जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये वाला टॉपिक जो है केंद्र राज्य संबंध समाप्त होने लगेगा आपका। वस्तु, नाम तो बहुत सुने होंगे आप लोग, वस्तु और सेवा कर, थोड़ा सा देख लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आप लोग बना लेंगे। ऐसे ये है इकोनॉमिक्स का पोर्शन, देखते हैं अगर आपको समझ में आएगा तो बता दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो रहने दूंगा, इकोनॉमिक्स के टाइम बताऊंगा। देखते हैं कितना आप लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो बस यही एक टॉपिक है, ठीक है। तो बता के देखता हूं मैं आप लोगों को कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको मैं बताता हूँ एकदम ध्यान से, ठीक है? एकदम ध्यान से मैं आपको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी चीजें बताता हूँ, जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के बारे में, ठीक है। हम लोग कुछ आज कुछ और चीज पढ़ लें का, चलिए बताता हूँ। देखिए वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए जीएसटी वास्तव में एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में, अब देखिए दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो अप्रत्यक्ष टैक्स सिस्टम होता है उसमें जीएसटी जो है एक भारत का सबसे बड़ा सुधार है, ठीक है। यानी जब जीएसटी को लाया गया तो भारत में जो अप्रत्यक्ष सिस्टम था कर का, उसमें एक सुधार के रूप में जीएसटी को देखा। यानी जीएसटी वास्तव में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सुधार है, ठीक है। तो राज्यों के द्वारा देश के कुल अप्रत्यक्ष कर में, राज्य के द्वारा देश के कुल अप्रत्यक्ष कर में से औसतन 60% संग्रहित किया जाता है राज्यों के द्वारा, यानी कि 28 जो राज्य हैं आपके, राज्यों के द्वारा देश के कुल अप्रत्यक्ष कर में से औसतन 60% जो है संग्रहित किया जाता है, और ये राज्यों का अपना लगभग संपूर्ण कर राजस्व होता है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी, और मतलब कि लागू वस्तु और सेवा कर, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ कर वसूलने, संग्रहित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा, 101वां संविधान संशोधन जो है हुआ, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन हुआ। तो अब यहीं से हमें थोड़ा सा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ना है 2016, तब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो पहले एक संविधान संशोधन के रूप में यहां पे लिख लीजिएगा, संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016, देखिएगा। तो वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए 19 दिसंबर 2014 मोदी जी की एंट्री हो चुकी थी। 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में 122वां विधेयक के रूप में, देखिए अधिनियम ये बना 101वां, लेकिन विधेयक के रूप में था ये 122वां, ठीक है। एक विधेयक को लाया गया था जो कि 2016 में अधिनियम बना, यानी कि ये 2014 में आया था, ठीक है, विधेयक के रूप में, और ये 2016 में अधिनियम बनता है। तो संवैधानिक संशोधन ने संघ सरकार को वस्तु की खपत पे कर लगाने का अधिकार दिया और राज्यों को सेवाओं के उपयोग पे कर लगाने की अनुमति दी इस जीएसटी के प्रावधान में। तो अब इस कर को दोहरे वस्तु और सेवा कर के रूप में अलग अलग लगाया जाएगा, लेकिन ये संघ यानी कि केंद्रीय कर, यानी केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, यानी कि क्या बोलते हैं सीजीएसटी, ठीक है। और राज्य यानी विधानमंडलों के साथ संघ राज्य क्षेत्र सहित, यानी कि राज्य कर यानी राज्य वस्तु सेवा कर, ठीक है, जिसे हम लोग एसजीएसटी कहते हैं। और विधानमंडलों के बिना संघ राज्य क्षेत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूजीएसटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहते हैं। ये दोनों एक साथ लगाया जाता है, यानी जीएसटी किसी वस्तु पे या किसी सेवा पे ऐसे नहीं लगेगा कि देखो ये आईजीएसटी है, ऐसे नहीं लगेगा कि ये आईजीएसटी है, ठीक है, ये सीजीएसटी है, ये यूजीएसटी है, ऐसे करके नहीं लगा जाता है, ठीक है। यानी ये स्टेट लगा रहा है, ये सेंटर लगा रहा है, ये यूनियन टेरिटरी के द्वारा लगा, ऐसा नहीं, सिर्फ जीएसटी लगता है। और जो जीएसटी लगेगा इसको तीनों आपस में बांट लेंगे, तीनों आपस में बांट लिया जाता है कि भाई केंद्र का हिस्सा केंद्र को चला जाएगा, राज्यों का हिस्सा राज्य को, और संघ राज्य क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र को, ऐसे बांट दिया जाता है। तो लगाया एक साथ ही जाता है, लेकिन ये हो जाते हैं तीन प्रकार के, राज्यों वाला, केंद्र वाला और संघ राज्य क्षेत्र वाला, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
आना तो चाहिए। ये समझ में आया कि लगाया सिर्फ जीएसटी जाता है, इसका वर्गीकरण हो जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है उनके बीच में। ठीक है, क्लियर। तो वास्तव में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने तंबाकू तंबाकू उत्पादों पे वस्तु और सेवा कर लगाने के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति प्राप्त है। यानी वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों के बाद किसी बाद की तिथि से 5 विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि कच्चा तेल, उच्च गति डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पे कर लगाया जाएगा। यानी कि बात से समझ आ रही है, यानी कि यहाँ पे अभी हम आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल की क्या होती है सिफारिशें और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जब संशोधन हुआ 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में, ठीक है, तो जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार दिया गया। ठीक है, एक सेकंड लिखिएगा। हेलो, एक्चुअली पता है कल मतलब एक कॉल आ रहा था, अनअकैडमी के द्वारा कुछ चीजें भेजी जाती है ना, तो कल बेचारा इसी समय क्लास के टाइम में वो बार बार कॉल कर रहा था, हम क्लास में थे, हम बार बार काट दे रहे थे, वो गुस्सा होकर हमारा जो डिलीवरी होने वाला था उसको कैंसिल करके भाग गया। ठीक है, मतलब हद ही है। हमको लगा इतना सुबह कौन कॉल करता है, और आज फिर उसका कॉल आया इसलिए कहें भाई उठा लो, नहीं तो आज वो भाग जाएगा। जो भी चीजें आने वाली है वो चला जाएगा वापस अनअकैडमी के पास, तो मैंने उसको उठा लिया। चलिएगा, इसको समझते हैं। एक्चुअली इसको रहने देते हैं जी, इसको थोड़ा सा मुझे लगता है ना आप लोग को पीपीटी के माध्यम से समझाना ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं इसको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, अभी आप लोग कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीएसटी अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इसमें पीपीटी की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको लिखित रूप में समझाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका पीपीटी अभी मैं लेके आया नहीं हूँ, मतलब अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इसका पीपीटी मुझे लगा था कि आज ये मतलब नहीं आ पाएगा टॉपिक, लेकिन आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ चीजें आपको पूछना है, कुछ बताना है तो बता लीजिए, या इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा जो है आपको पीपीटी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना पीपीटी को जीएसटी समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बिना पीपीटी जीएसटी को समझाना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा। बताइएगा, तो अगला टॉपिक हम लोग देख लें, इसके बाद वाला टॉपिक देख लें। इसके बाद वाला एक छोटा सा टॉपिक है वित्तीय आपातकाल, सॉरी आपातकाल में वित्तीय संबंध। एक जीएसटी को रहने देते हैं, इसको हम लोग कल या कल देख लेंगे। ठीक है, जीएसटी को कल देख लेंगे हम लोग। इसके आगे वाला टॉपिक एक छोटा सा देख लेते हैं हम लोग, एकदम छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पीपीटी चाहिए और पीपीटी अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक ना, तो बिना मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, फिर समझाने का लाभ क्या। तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, पीपीटी की इसमें थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, इसके पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए पीपीटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको कल कर लेंगे हम लोग। और अभी एक छोटा सा टॉपिक है, अभी आपने सामान्य परिस्थिति में देखा कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध कैसा होता है, तो अब हम देखते हैं कि आपातकाल में वित्तीय संबंध कैसा होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, आपातकाल में वित्तीय संबंध। आपातकाल में वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपातकाल में वित्तीय संबंध की क्या है काम। तो आपातकाल की उद्घोषणा लागू होते ही, आपातकाल क्या होता है पढ़ा चुका हूं। तो आपातकाल की घोषणा लागू होते ही केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन जो है इनका बदल जाता है। तो आपात 3 प्रकार की उद्घोषणा से इन संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अब हम समझते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा आराम से, 3 पॉइंट में समझ में आ जाएगा। ऐसे लिख लीजिएगा,
आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा लागू होते ही केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध बदल जाते, बदल जाते। और आपात जो है, ठीक है, तीनों प्रकार की, ठीक है, उद्घोषणा या उद्घोषणाओं के आधार बाद, लिख लीजिएगा, उद्घोषणाओं से इन संबंधों पर, इन संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपका टॉपिक है, क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप इसे समझ गए तो ये टॉपिक खत्म। क्या प्रभाव पड़ता है, यही तो आपका टॉपिक है। अगर इसे जान गए कि क्या प्रभाव पड़ता है तो बस ये चैप्टर खत्म, ये टॉपिक खत्म। तो लास्ट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसे निम्नलिखित बिंदुओं में, निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। बिंदु नंबर 1, आर्टिकल 152 पहला देखते हैं। बिंदु नंबर 1 क्या कहता है कि अगर अगर आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, अगर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 354 में वर्णित शक्ति हासिल हो जाती है। और आर्टिकल 354 में क्या वर्णन है कि वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित उपबंध, जो कि आर्टिकल 268 और 279 में हमने पढ़ाया है, उसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 354 कहता है कि अगर राष्ट्र देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण से संबंधित जो उपबंध है आर्टिकल 268 से 279 में, उसमें संशोधन कर सकते हैं। और ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपात की उद्घोषणा समाप्त होती है। तो ये है पहला पॉइंट। क्या समझ में आया पहला पॉइंट कि नहीं आया? आर्टिकल 268 से 79 पढ़ाया हूं ना, उसमें संशोधन कर सकते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट? तो पहले पॉइंट में लिखिएगा कि इसी संबंध में संविधान राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि अगर वो राजस्व वितरण के किसी या किसी उपबंध में परिवर्तन करते हैं तो यथाशीघ्र उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। हालांकि ऐसा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ठीक है जी, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि संविधान की ऐसी अपेक्षा है कि वो राजस्व वितरण के किसी या किन्हीं उपबंधों में अगर परिवर्तन करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसे रखेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। तो ये है पहला प्रावधान। ठीक है, क्लियर है? और एक है आर्टिकल 356 के तहत, इसमें क्या होगा भैया? तो आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की जाती है तो राज्य सरकार और विधानमंडल के समस्त कार्य जो है केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं, जिसमें निहित है कि वित्तीय मामलों से जुड़े सभी निर्णय भी केंद्र द्वारा लिए जाते हैं। तो राज्य का बजट भी या तो संसद खुद पारित करती है या अपने प्राधिकार के तहत राष्ट्रपति को शक्ति देती है कि वो बजट संबंधी फैसले ले सके। तो ये आर्टिकल 356 के संबंध में जो है इनको अधिकार मिल जाता है। एकदम सिंपल है। तो इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र द्वारा उस राज्य विशेष के संबंध में निर्मित विधियां, यानी कि जिसमें बजट भी शामिल है, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर अपने आप समाप्त नहीं होती, वे तब तक जीवित रहती हैं जब तक कि नया विधानमंडल उन्हें निरस्त नहीं कर देता। ठीक है, तो यह है आर्टिकल 356 के प्रावधान। पहला हो गया। दूसरा हो गया, एक और है तीसरा, आर्टिकल 360, वित्तीय आपात अगर लगता है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 360 के तहत देश या देश के किसी भाग में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध में कुछ परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तन को हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। 3 पॉइंट है इसके, तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 समझिएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, कि जब किसी देश के किसी राज्य में या पूरे देश में अगर वित्तीय आपात की घोषणा होती है तो 3 परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला, कि केंद्र राज्य को वित्त से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। यानी केंद्र ये राज्यों को निर्देश दे सकता है कि देखो भैया किस तरीके से पैसों का यूज करो, कैसे मैनेज करो। राज्य के लिए जरूरी होता है कि वह इन निर्देशों का पालन करे,
क्योंकि ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में आर्टिकल 365 के आधार पे राष्ट्रपति के लिए ये मानना वैध हो जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लायक परिस्थितियां बन गई, यानी कि राज्य को ये मानना पड़ेगा वित्त या आपात की कंडीशन में, अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश जारी करती है वित्त के औचित्य से लेकर कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, अगर राज्य सरकारें इसको नहीं मानती हैं तो फिर आर्टिकल 365 के आधार पर राष्ट्रपति ये मानेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से शासन नहीं किया जा रहा है। तो ये पहला हो गया, पहला परिवर्तन जो होता है। और दूसरा कि केंद्र सरकार से अपेक्षा कर सकता है, केंद्र मतलब कि केंद्र जो है राज्य सरकार से, सेंटर जो है राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकता है कि वो अपने सभी या किसी वर्गों के कर्मचारियों का वेतन या भत्तों में कटौती करे, यानी कि केंद्र ऐसा राज्यों से क्या कर सकता है, एक्सपेक्टेशन या निर्देश भी जारी कर सकता है। ठीक। और एक तीसरा परिवर्तन आता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि विधानमंडल में पारित होने वाले सभी धन विधेयक और आर्टिकल 207 से जुड़े सभी विधेयक उसके विचार के लिए आरक्षित कर लें, यानी रिजर्व कर लें। तो ये तीन प्रावधान यानी तीन परिवर्तन जो होता है जब राज्य में देश में 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। तो भारत में आज तक वित्तीय आपात लगा नहीं है, तो जब लगेगा तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन वित्तीय आपात आज तक लगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेशनल इमरजेंसी लगा है 352 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगते रहता है, लेकिन 360 के तहत आज तक वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। तो ये प्रावधान थे आपातकाल में वित्तीय संबंध की। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक था आपातकाल में वित्तीय संबंध को लेकर, एकदम छोटा सा टॉपिक था, कोई दिक्कत। अब यहां से जो भी टॉपिक्स हैं वो केवल मेंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब यहां से केवल पीटी वाले सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। अब यहां से इस चैप्टर के केवल मेंस के टॉपिक है। मेंस के टॉपिक कौन कौन से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पहला कि तनाव के प्रमुख कारण क्या है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो तनाव है, मेन कॉज ऑफ टेंशन, यानी केंद्र राज्य के बीच में जो तनाव है उसके पीछे मेन कारण क्या है। ठीक है, तो ये एक है। इसके बाद एक टॉपिक बनता है यहीं से आपका, छोटा सा टॉपिक है वो भी। ठीक है, कि केंद्र राज्य संबंधों का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, बहुत सारा चीजें देखेंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, राजमनार समिति आती है। ठीक है, यहीं पे ये सारी चीजों को हम पूरे डिटेल में देखेंगे, सरकरिया आयोग आएगा, इन सबको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर। तो अब केवल मेंस के बिंदु बचे हैं, संविधान समीक्षा आयोग आएगा, तो कई सारी चीजों को, पूंछी आयोग आएगा, इन सभी चीजों को जो है हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। अब ये आगे वाला जितने भी टॉपिक है सब मेंस के टॉपिक है। राज्यों की स्वच्छता की मांग और उसका औचित्य क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग, अंतरराज्यीय संबंध क्या होता है, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, संवैधानिक उपबंध क्या है, ऐतिहासिक विकास क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। परिषद का गठन कैसे होता है, कुल मिला के ये सारी बातें हम लोग, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में अगले क्लासेस में सब कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही भी है, इसी में पढ़ना है, नदी जल विवाद भी इसी में पढ़ना है, जल विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब जो भी यहाँ के टॉपिक्स हैं वो सब मेंस के ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो भी टॉपिक्स हैं वो मेंस के ही टॉपिक्स हैं। तो अगला क्लास समझ लीजिएगा कि मेंस ओरिएंटेड ही होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। दो क्लास और लगेगा इसमें, 2 से 3 क्लास खत्म हो जाएगा। तो कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी टाइप की चीजें आप लोग तो पूछ लीजिएगा। जब ये चीजें कंप्लीट होगा तो हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे मैं बता दूं, थोड़ा देख लूं एक बार। खैर अभी तो इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये चैप्टर तो मैं यहीं पे पढ़ा दिया हूँ, ये चैप्टर तो मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ सुबह 10 बजे वाले बैच में। ठीक है, सुबह 10 बजे वाले बैच में संघ राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था में कवर कर रहा हूँ, तो वो तो खत्म हो गया। केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे मैं पढ़ा दिया। तो इसके बाद हम लोग सबसे अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा कौन सा, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। इसके बाद भाषा, मतलब कि ये अगर देखेंगे तो एक क्लास, इसको अगर देखेंगे तो 2 क्लास, आपात उपबंध 1 क्लास, 2 क्लास, 6 क्लास या 7 क्लास, 2 क्लास, 2 क्लास, बस यहाँ पे तो ये गवर्नेंस है तो इसको 3-4 क्लास ले लीजिए। ठीक है, खत्म। इतने दिन के और पॉलिटी, इधर वाला पॉलिटी बचा है 3, 4, 2, 6, 10, 2, 12, 2, 14, यानी 17-18 दिन में आपका पॉलिटी का ये वाला पूरा सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा।